हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब भी हम JF-17 या फिर LCA तेजस को कंपेयर करते हैं तो हम यूजुअली बात करते हैं कि किसका रडार बेटर है, किसके एवियोनिक्स बेटर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, वेपन कैरिंग कैपेसिटी कैसी है, सस्टेन टर्न रेट कैसा है, इंस्टेंटेनियस टर्न रेट कैसा है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम यूजुअली मिस कर जाते हैं और वो है एयरक्राफ्ट का एंड्योरेंस। तो सिचुएशन अब पहले से काफ़ी बदल चुकी है। पहले क्या होता था कि एनिमी आ रहे हैं, इसका पता लगता था, एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल करता था, फ्लाई करता था, फिर दोनों एंगेज करते थे, डॉग फाइट होती थी और ऐसे ही लड़ाई ख़त्म हो जाती थी। तो छोटे एयरक्राफ्ट भी काम कर जाते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा लास्ट नहीं करता था। पर आज का सिचुएशन बदल चुकी है। रडार्स इतने इफेक्टिव हो गए हैं कि एनिमी जब अपने बेस से फ्लाई करता है तभी पता लग जाता है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं और अपने एयरक्राफ्ट को पहले ही फ्लाई कर देते हैं। साथ ही साथ अब बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स हैं वो इतनी इफेक्टिव हो गई हैं कि डॉग फाइट में इंगेज करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। तो आजकल की जो फाइट है वो एंड्योरेंस फाइट है, जिसमें एनिमी अगर मिसाइल फायर करता है तो आपको बचना है, उसके बाद बच के वापस आके अपनी मिसाइल को फायर करना है। तो ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं वो कंज्यूम ना हो जाए या फिर कोई एक मारा जाए। और अगर एक दूसरे की BVR मिसाइल से दोनों बच गए फिर वो डॉग फाइट में एक दूसरे को एंगेज करेंगे, जो कि थोड़ा टाइम लास्ट कर सकती है, जिसमें आफ्टर बर्नर का जो प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो एंड्योरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल की फ़ाइट में, जिसको बढ़ाने के लिए सुपर क्रूज जैसी जो एबिलिटीज़ हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो एंड्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और JF-17, LCA तेजस ये दोनों ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि साइज़ में काफ़ी छोटे हैं और उनकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ अगर दोनों को एक दूसरे का सामना करना पड़े तो एडवांटेज किसे रहेगा, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम नॉर्मल डायमेंशंस की बात करते हैं तो JF-17 की जो लंबाई है वो 14.93 मीटर की है। कंपैरिजन करें अगर LCA तेजस से, ये मात्र 13.2 मीटर है। तो LCA तेजस करीबन 1 मीटर से ज़्यादा छोटा है JF-17 से लंबाई में। विंग स्पैन की बात करें तो JF-17 का जो विंग स्पैन है वो 9.44 मीटर है। LCA तेजस का जो विंग स्पैन है वो 8.2 मीटर है। अगेन ये करीबन 1 मीटर छोटा है JF-17 से विंग स्पैन में भी। हाइट की बात करें तो हाइट दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। JF-17 4.77 मीटर है, LCA तेजस जो है वो 4.4 मीटर है। लेकिन किस्सा बदलता है जब बात आती है विंग एरिया की। JF-17 का जो विंग एरिया है वो 24.43 मीटर स्क्वायर का है, वहीं पर LCA तेजस का जो विंग एरिया है वो 38.4 मीटर स्क्वायर का है। तो LCA तेजस का जो विंग एरिया है वो करीबन 14 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है JF-17 के विंग एरिया से। और ये इसलिए है क्योंकि JF-17 का जो विंग है वो क्रॉप्ड डेल्टा कन्फिग्रेशन है, वहीं पर LCA तेजस का जो विंग है वो कंपाउंड डेल्टा कन्फिग्रेशन है। तो विंग एरिया ज़्यादा होने की वजह से साइज़ छोटा होने के बावजूद जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो LCA तेजस की ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने विंग में ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है। तो छोटा डायमेंशन होने की वजह से रडार क्रॉस सेक्शन और विजिबिलिटी तो कम होती ही है। साथ ही साथ डेल्टा विंग डिज़ाइन होने की वजह से जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो JF-17 से ज़्यादा रखने में LCA तेजस कैपेबल हुआ। यानी कि जो समोसा डिज़ाइन है उसका यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो छोटे एयरक्राफ्ट में डेल्टा विंग डिज़ाइन को रखने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जो JF-17 की इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 2330 किलोग्राम की है, यानी कि 2330 किलोग्राम्स। और जो LCA तेजस की इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 2458 किलोग्राम यानी कि 2458 किलोग्राम्स की है। तो ये 100 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा है, पर एक्सपेक्टेड जितना डिफरेंस होना चाहिए था उतना नहीं है। इसका मतलब ये है कि JF-17 में ज़्यादा इंटरनल एरिया को यूज़ किया गया है फ्यूल को रखने के लिए, जो कि फ्यूचर में अगर आपको एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स या एवियोनिक्स लगाने हो उसको लिमिट कर देता है। ये एक रीज़न है कि जो JF-17 का ट्विन सीट वेरिएंट है वो काफ़ी बाद में आया। JF-17A ब्लॉक 1 जो है वो पाकिस्तान की सर्विस में 2007 में आया और जो ट्विन सीट वेरिएंट है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ही 10 साल बाद यानी कि 2017 में करी। तो यहाँ पर फ्यूल मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा दिमाग में रखना था, क्योंकि 2 सीट लगने के बाद जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो गई। तो इसको मैनेज करने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। साथ ही साथ
जो वर्टिकल टेल है वहाँ पर भी फ्यूल को कैरी करना पड़ा। वहीं पर जो LCA तेजस का ट्रेनर वेरिएंट है यानी कि PV5 वो 2009 से ही फ्लाई कर रहा है। और क्योंकि इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की वजह से चीज़ें यहाँ पर लिमिटेड नहीं है, इसलिए तेजस के कई वेरिएंट्स जो हैं ट्विन सीट वेरिएंट के वो निकाले जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट या फिर कैट्स मैक्स या फिर लिफ्ट जैसे वर्जन है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और एज अ कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की तरह काम करेंगे, जो कि ड्रोन्स वगैरह को कंट्रोल करने के काम आएंगे। तो ये एक अलग मुद्दा है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी साइज छोटा होने के बाद भी LCA तेजस की ज़्यादा है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि इंजन आपका कितना फ्यूल पी रहा है, इससे आपकी एंड्योरेंस पता लगती है। तो जो RD93 इंजन है ये एक्चुअली RD33 पे बेस्ड है, जो कि MiG-29 में यूज़ होता है। ये इंजन खुद जनरल इलेक्ट्रिक के F404 पर बेस्ड है। इसको आप F404 का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन कह सकते हो। तो RD33 से RD93 बनाने में यानी कि उसका थ्रस्ट वगैरह बढ़ाने में इस इंजन में कई चेंजेस करने पड़े, जिसके वजह से इसकी जो सर्विस लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई। पर यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को। तो RD93 के स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की बात करें जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है, तो ड्राई थ्रस्ट यानी कि बिना आफ्टर बर्नर के जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है इस इंजन का वो है 77 किलोग्राम्स पर किलो न्यूटन आवर। अगर इसको आप GE 404 इंजन से कंपेयर करेंगे तो इनका जो ड्राई कंजम्पशन है वो 81 किलोग्राम पर किलो न्यूटन आवर का है, यानी कि जो F404 है उसका फ्यूल कंजम्पशन ड्राई स्टेट में करीबन 4 किलोग्राम यानी कि 4 किलोग्राम्स ज़्यादा है। तो ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, पर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से यही है। F404 का जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है ड्राई स्टेट में वो करीबन 4 किलोग्राम ज़्यादा है। ये बात आपको बता दें कि जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। और एक और बात यहाँ पर दिमाग में रखने वाली है कि रशियंस जो डेटा देते हैं परफॉर्मेंस उससे थोड़ी सी लो ही रहती है प्रैक्टिकली। ये हमने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस में नोट किया है, चाहे हम Su-30 MKI की बात कर लें, चाहे हम MiG-29 KA की बात कर लें। साथ में जो जनरल इलेक्ट्रिक F404 यूज़ हो रहा है LCA तेजस में वो FADEC कंट्रोल के साथ आता है, यानी कि फुली अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। तो यहाँ पर जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छी निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जिस वर्जन की बात कर रहे हैं वो F404 GE 402 है, और जो 402 वर्जन है उसमें FADEC कंट्रोल नहीं है। तो कंपेरेटिवली जो IN-20 इंजन जो कि तेजस में यूज़ होता है, जो कि FADEC कंट्रोल के साथ आता है, इसका जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ऑफिशियल डेटा की ये बात मान के चलते हैं ये सब चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद। तो ये हम मान लेते हैं कि जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो F404 का करीबन 4 किलोग्राम पर किलो न्यूटन ज़्यादा है RD93 के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं हम वेट फ्यूल कंजम्पशन की, यानी कि आफ्टर बर्निंग फ्यूल कंजम्पशन की। तो जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है RD93 का आफ्टर बर्निंग में वो करीबन 208 किलोग्राम पर किलो न्यूटन आवर है, यानी कि 208 किलोग्राम्स पर किलो न्यूटन आवर। वहीं पर हम F404 की बात करें तो ये 174 किलोग्राम्स पर किलो न्यूटन आवर है। तो ड्राई स्टेज में जो F404 GE 402 इंजन था उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो करीबन 4 किलोग्राम पर किलो न्यूटन आवर ज़्यादा था, पर वेट स्टेज में ये इंजन जो है वो 34 किलोग्राम पर किलो न्यूटन आवर कम कंज्यूम करता है। तो जब हम जनरल इलेक्ट्रिक F404 GE 402 इंजन की ही बात करें तो जो ड्राई स्टेज में कंजम्पशन ज़्यादा है वो खाली 4 किलोग्राम पर किलो न्यूटन आवर का है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर अगर हम बात करें आफ्टर बर्निंग फ्यूल कंजम्पशन की तो उसमें 34 किलोग्राम्स पर किलो न्यूटन आवर का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को इंगेज करते हैं, चाहे BVR कॉम्बैट में चाहे डॉग फाइट्स में, तो जो JF-17 का फ्यूल है वो LCA तेजस के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि इन सब लड़ाइयों में जो थ्रस्ट है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है और आफ्टर बर्नर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर एंड्योरेंस की बात होगी, यानी कि लड़ाई में लास्ट करने की बात होगी, तो LCA तेजस कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम तक लड़ सकता है। तो एक और चीज़ यहाँ पर हम करेक्ट करना चाहेंगे, जब आप विकिपीडिया खोलते हैं और वहाँ पर JF-17 की कॉम्बैट रेंज को देखते हैं तो वो करीबन 800 किलोमीटर दिखाई देती है, और LCA तेजस की जो कॉम्बैट रेंज है वो 500 किलोमीटर दिखाई देती है।
तो ये डेफिनेटली गलत है। ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाता कि JF-17 की इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी कम है, साथ में इंजन का जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद भी जो कॉम्बैट रेंज है वो LCA तेजस से ज़्यादा है। तो ये डेटा डेफिनेटली गलत है। साथ ही साथ अगर इसे कंपेयर करें एक ज़्यादा बड़े एयरक्राफ्ट से यानी कि F-16 से भी, तो F-16 की जो कॉम्बैट रेंज है वो खाली 546 किलोमीटर की बताई जाती है, यानी कि JF-17 जो है उसकी कॉम्बैट रेंज F-16 से भी ज़्यादा है। तो ये डेटा डेफिनेटली गलत है, या फिर इसमें ड्रॉप टैंक को ऐड किया गया है जो कि लिखा नहीं गया है, क्योंकि इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी में जो JF-17 की रेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं होगी। तो क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी कम है और कॉम्बैट रेंज कम है, तो JF-17 जो है वो एंटी शिप रोल के लिए एक आइडियल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए आपको एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स कैरी करने पड़ेंगे जो कि हैवी एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी करने से आपको रोकेगा। और अगर आप ड्रॉप टैंक्स नहीं कैरी करते हैं तो आपकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो जाएगी। इतनी हैवी मिसाइल को कैरी करने में वैसे ही फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी, तो टेक ऑफ करने के बाद मैक्सिमम आप 200 से 250 किलोमीटर ही फ्लाई करके मिसाइल को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वापस भी आना है। तो ये अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सकते हैं पर डीप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो कि ज़्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता है। आई होप चीज़ें अब क्लियर हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।